अब ध्यान रखना, तो ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर जो हमारा इलेक्ट्रिकल में जो थर्ड चैप्टर है हमारा, वो इससे बना है कि जो क्या करे, ट्रांसफर करे फॉर्म को। तो फॉर्म जैसे मैंने कहा एसी फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी ट्रांसफॉर्मर एसी पे ही क्यों काम करेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है तो वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रेरण सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद बेसिक हम इलेक्ट्रिकल सेट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, उसका इंडक्शन प्रिंसिपल मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिंपल ट्रांसफॉर्मर को समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि पीछे का ना टाइम है और वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जिसको ना समझ आया हो वीडियो देख लेना, उस वीडियो में बना हुआ है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, 10 मिनट की वीडियो, इलेक्ट्रिकल सेकंड में लास्ट सेमेस्टर, इंडक्शन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो अब जो हम ट्रांसफॉर्मर बता रहे हैं, जो क्या करे, आपकी एसी फॉर्म को एसी में ही एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करे, पास कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, दैट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसके बाद में अब जब हम ट्रांसफॉर्मर के बेसिक्स पे चलेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मर है, एक तो वो एक स्टैटिक मशीन है, जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुनिए, पॉइंट्स लिखने हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अगर के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है तो आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्टैटिक मशीन है, स्टैटिक एसी मशीन। स्टैटिक का मतलब है जो मूव नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मर हर जगह एक तरफ फिक्स होता है, आप उसको बार बार ले जाके इधर उधर ले जाके ऐसा नहीं कि बार बार घूमता रहे। वो एक ऐसी मशीन है जहां आपको उससे काम लेना है, आपको वहां पे वो असेंबल करना पड़ेगा और आप उसको रख दो। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ जरूरत है थोड़ी देर के बाद वहां जरूरत है, वो नहीं होगा। तो इसीलिए हमने इसको बोला कि ट्रांसफॉर्मर इज अ एसी, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक एसी मशीन, जो केवल एसी पे काम करती है, डीसी पे काम नहीं करती। समझ आ रही मेरी बात। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर में आपकी हमेशा दो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर हैज, ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर हैज टू वाइंडिंग्स, टू वाइंडिंग्स, कितनी वाइंडिंग होती है, टू वाइंडिंग होती है, ठीक है। इस टू वाइंडिंग में ये वाइंडिंग हमेशा किसकी बनी होगी, हम चाहते हैं कि वो प्योर कॉपर की बनी, ठीक है, प्योर इंडक्टिव हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, ड्रॉप का मतलब है लॉस होता है। तो लॉस होने की वजह से हम ये कहेंगे कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर है। इसलिए हम हमेशा, मैंने आपको बात पहले भी बताई है कि हम हमेशा ये जो आपकी कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हम हमेशा एक रजिस्टर कनेक्ट करके रखते हैं। रजिस्टर का मतलब ये है क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है, जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ड्रॉप करने की, ठीक है। और जबकि इसकी क्या है, स्टोर करना। इंडक्टर कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है। समझ आ रही मेरी बात। अब जब हम ये कह रहे हैं कि कुछ, जब हम, मैं आपको इस के साथ इसलिए बता रही हूँ कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो या आप ये कहो कि आपकी जो प्योर, जब आप वर्ड यूज करते हो, एक तो वर्ड यूज करते हो आइडियल, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो मतलब उसके अंदर कोई भी हानि नहीं होती। आइडियल स्टूडेंट का मतलब, जैसे मैंने आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी बताया था कि जब हम ये कहते हैं कि ये चीज आइडियल है, तो उसका मतलब कुछ भी लॉसेस, कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर कोई ये मैं कहूँगी कि आप आइडियल स्टूडेंट हो तो कॉलेज में रोज आ रहे हो, असाइनमेंट पूरी कर रहे हो, पूरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपके नंबर 100 नंबर का पेपर है, 100 के 100 नंबर आने चाहिए, यही होता है आइडियल स्टूडेंट। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हमारे कुछ ना कुछ कॉन्स जरूर होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से कुछ ना कुछ आपके लॉसेस, कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। तो इसी तरह हमारे जनरल लाइफस्टाइल से ही हमारे सारे इक्विपमेंट्स बन के आए। उस इक्विपमेंट पे आप जितना भी आइडियल कह लो, आइडियल कंडीशन आपको सिर्फ आइडियल ही मिल सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं मिल सकते, ठीक है। आइडियल कंडीशन में मिल सकते हैं कि जब आप उसे बना रहे हो, जब आप उसे बना रहे हो और आप उसे टेस्टिंग कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, वहां तक वो आइडियल है। जब वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आएगी, मतलब जब आप उसे यूज में लेके आओगे, एप्लीकेशंस में लेके आओगे, जनरल लाइफस्टाइल में हम आप लोग, ठीक है, तो तब पता लगेगा कि वो कितनी मतलब आइडियल है। तो आइडियल 100% कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। अब जब प्योर और आइडियल में बता रही थी, यहाँ पे हम हमेशा एक चीज यूज करते हैं, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, वर्ड यूज करते हैं ना, प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर,
और प्योर कैपेसिटर, उसका मतलब ये है जब आप प्योर रेजिस्टर बोल रहे हो मतलब वो ड्रॉप पूरा पूरा करें। आप कह रहे हो प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर को आप यूज कर लो। प्योर इंडक्टर का मतलब है वहां पे अगर आपको कहा जाए एक प्योर इंडक्टर का सर्किट बनाइए और उसके अक्रॉस वोल्टेज बताइए, इंडक्टर वोल्टेज कितनी होगी, तो आप ये बनाओगे, ठीक है। लेकिन जब आपको ये कहा जाएगा कि जो आपका जो इंडक्टर है वो प्योर नहीं है, प्योर नहीं है, यानी प्योर नहीं है इसका मतलब उसके अंदर कुछ लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है? इंडक्टर तो लॉस कर ही नहीं सकता, वो तो चार्ज को स्टोर करता है। इंडक्टर की कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है वो चार्ज को स्टोर करता है ना, LDI अपॉन dt, ठीक है। लेकिन V LDI अपॉन dt, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं जैसे कह रही हूँ कि आइडियल नहीं है तो आप इस इंडक्टर के साथ में क्या लगाओगे? रेजिस्टर। इस रेजिस्टर का मतलब ये है कि ये तो क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। और इसका क्या काम होता है? ड्रॉप करना, जो करंट बह रही है उसको रोकना, अवरोध पैदा करना, ये होता है। समझ आ गई? आपको पता जहां वोल्टेज ज्यादा होगी वहां करंट कम होगी और जहां वोल्टेज कम होगी वहां करंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कुछ ना कुछ ये इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इस इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस। खाली रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और हमेशा इसको सीरीज में। समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होते हैं। अब वो लॉसेस का मतलब है ड्रॉप हो रहा है, आपको पावर पूरी नहीं मिल रही है, आपको पावर जितनी पावर आपने दी वो पूरी पावर नहीं जा रही लोड तक, मतलब क्या हो गया? फिर कुछ ना कुछ कहीं पे क्या हो रहा, कुछ वेस्ट हुआ। उस वेस्ट को क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। लॉस के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? इंडक्टर का मतलब तो स्टोर करना है, तो उसको तो हम कह नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? उसको रजिस्टर से दिखाएंगे सर्किट के हिसाब से, ठीक है। आई मेरी बात समझ? तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। आप कभी भी देख लेना सर्किट, इसलिए समझा रहे हो कि आप जितना ज्यादा सुनेंगे। आप कैसे बैठे हो? ढंग से क्यों नहीं बैठ रहे? सारे बच्चे ऐसे बैठे क्लास में। अगर मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ लो, वीडियो से पढ़ना है वहां चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। समझ आ रही है मेरी बात? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या हमें हमेशा लगाना पड़ता है? हाँ देखो, जब हम किसी चीज को बनाएंगे, बनाने के बाद उसको एप्लीकेशन में लाएंगे, एप्लीकेशन में लाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी, जो अभी तक आप पढ़ते हो किसी के टर्म्स में बात करेंगे, कि एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए आइडल की। लेकिन जब आपने इसको काम में लगाया, आपने कहा कि तीन घरों को सप्लाई दे रहा था स्मार्टफोन से, मैंने पावर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आई वो हमारी 80% आई एफिशिएंसी, तो 20% आपको पावर आपकी वेस्ट होगी। उस 20% का आप रिएक्टेंस निकालोगे, उस रिएक्टेंस को आप रेजिस्टेंस की टर्म में लिखोगे। समझ आ गया? ये होता है आपका आइडल और प्रैक्टिकल। क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है? उसके बाद में अब हम बात कर रहे थे, ये सब तो आपको समझ आ गया। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो आपका, ट्रांसफार्मर हमेशा दो वाइंडिंग होंगी और ये दो वाइंडिंग कैसे होंगी? एक होगी प्राइमरी वाइंडिंग और एक होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग आपकी क्या होगी? हमेशा सोर्स के साथ कनेक्टेड होगी, कनेक्टेड विद सोर्स, कनेक्टेड विद सोर्स, ठीक है। ऑब्वियसली एसी सोर्स के साथ ही होगी, डीसी के साथ क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप नोट मत कर लो, नोट मत करो, जब मैं आपको समझाने से आप सुनो। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी आपकी? सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी कनेक्टेड होगी हमेशा लोड के साथ, कनेक्टेड विद लोड, ठीक है बच्चे। थर्ड चीज क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? आप जितना भी सोर्स कनेक्ट कर रहे हो इससे प्राइमरी वाइंडिंग से, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के जो फ्लक्स है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स के साथ में। जो कॉइल के जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, दिस वन, इसको हम दिखाते हैं कोर सैचुरेशन। मतलब कोर का मतलब जो बीच का पार्ट है वो अलग अलग, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ऐसे जुड़ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है तो बीच में वो आप प्लेट से सैचुरेशन करके रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे आपका हमेशा लोड करेंगे,
R, ठीक है, ये आपका सोर्स, ये आपका एसी सोर्स, ठीक है। इस एसी सोर्स को आप जैसे क्या करोगे, स्विच को ऑन करोगे, इस एसी सोर्स को कनेक्ट करोगे, एसी सोर्स को कनेक्ट करते ही इस प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के कारण, ठीक है, आपको पता चुंबकीय रेखा यहाँ से यहाँ पास होगी, तो इसके अंदर भी इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण, ठीक है, प्रेरण सिद्धांत के कारण इसके अंदर भी फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अपोजिट फेज में, इसमें अपोजिट फेज, एक में तो ऐसे होगा, ऐसे, और एक में कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, आपका जितना विद्युत वाहक बल इसके अंदर होगा उतना ही विद्युत वाहक बल किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। अब कहानी क्या आती है कि मैम विद्युत वाहक बल जनरेट होगा कि अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग के और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल बराबर, तो जितना आपने कॉइल को रखेंगे, सपोज सोल आपसे देखा होगा ना, किसी कोई ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होगा, कोई ट्रांसफार्मर छोटा होगा, बड़े छोटे छोटे मोटर लगे हुए आपको टॉयज वगैरह मिलते हैं, उनमें छोटी छोटी वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये डिपेंड करता है, हो सकता है इनमें 1000 टर्न्स हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, 1000, ठीक है। ठीक है, अगर इसमें भी 1000 है, अभी समझ, और इसमें भी 1000 है, सुन लो मेरी बात, तो क्या होगा, अगर इसमें भी 1000 है, इसमें भी 1000 है, और इसका फ्लक्स प्रॉपर्ली लिंक्ड है इस वाले फ्लक्स के साथ में, मतलब कहने का मतलब ये है, इसको इस तरीके से समझें कि एक सुशील है, ठीक है, और एक रितेश है, मैं जितना समान सोर्स से इसको दे रही हूँ, ठीक है, इसको दे रही हूँ, ये उतना ही समान प्रॉपर्टी इसको दिए जाते हैं, ठीक है। ले और फिर ये लोड पे, मतलब ये सारे बच्चों को आगे वो असाइनमेंट पास करते हैं, ठीक है। मैं सोर्स हो गई, मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ एडमिन में मैंने इसको सेकंड एडमिन बना रखा है कि जो भी मैं बताऊंगी वो इन्फॉर्मेशन इसको दूंगी, ठीक है। फिर ये इन्फॉर्मेशन ये दोगे बागपत वालों को, ठीक है। अब इसको पता है बागपत वालों को सबको पता लग गया, अब इसको पता है कि वो मुझे सेकेंडरी अपने उसको सेक्शन को भी बताना है, वो कौन सा है, सहारनपुर वाला, तो सहारनपुर से रितेश को बताएगा। तो अगर मैंने तो सोर्स से तो हमेशा सारी इंफॉर्मेशन पास हो गई, लेकिन जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें क्या है कि ये चाहता है कि मैडम ने 4 असाइनमेंट दी थी और उन 4 असाइनमेंट्स में से मैं सिर्फ 2 असाइनमेंट दी, ऐसा समझो उसको, इसको 2 असाइनमेंट दी, तो लोड पे क्या, इसको 2 असाइनमेंट देती ना, और 2 का क्या हो गया, गैप हो गया, तो 4 असाइनमेंट में से ये 4 जो असाइनमेंट दी उन 2 को आपने कम कर दिया, तो कहने का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स आपने कम कर दिया, पहले आप अच्छे से समझ लो उसको। फिर इसी तरह आपको इसी हिसाब से आपको लोड पे वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको करंट मिलेगी, ठीक है। तो अब जैसे मैं ये कहूँ, और अगर मैं इसे इस तरीके से कहूँ कि मैम अगर मैंने इसको 4 असाइनमेंट दी और इसके पास भी 4 असाइनमेंट है, तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, यानी ये प्रॉपर्टी इसके और इसके बीच में प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज था, मतलब जो भी मैंने कहा तो चुंबकीय रेखा जो मैंने वाइब्स दी इसको, वो वाइब्स वो ऑर्डर से पूरे इसको पास की, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इसने कम कर दी, मतलब या तो ये ना सुनना चाह रहा हो, ठीक है, इसने तो 4 ही बताए, लेकिन से कहते हैं 4 में 2 ही कनेक्ट करो, उससे कहते हैं 2 दिन में 1 असाइनमेंट देनी है, 2 दिन में 1 असाइनमेंट देनी है, समझ आ गया मेरा। तो इसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में अगर आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, प्राइमरी वाइंडिंग पे हमेशा एसी सोर्स ही कनेक्ट होता है, सोर्स ही कनेक्ट होता है, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसमें लोड कनेक्ट करूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि इसमें 1000 है, 1000 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो पे ही डिपेंड करता है, कितना वोल्टेज आपका प्रोड्यूस होगा, कितनी वोल्टेज आएगी, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। कैसे करता है मैं बताती हूँ, इस पे 1000 है, इसमें भी 1000 है, मतलब इसकी 1 से लेके 1000 तक जितने टर्न है वो इसकी 1 से, इसका 1 प्रॉपर्टी से कनेक्ट है, इसका 2, इसका प्रॉपर 2 कनेक्ट है, इसका 3 प्रॉपर्टी से कनेक्ट है, तो जितने आपने इनपुट दिए उतनी आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर का काम ये थोड़ा ना होता है कि वोल्टेज दिए वो वोल्टेज पास करे, उतना हम काम नहीं करें, मतलब अगर मुझे वोल्टेज ही पास करनी है पूरा, मतलब प्रॉपर इनपुट से आउटपुट को वोल्टेज देनी है, तो वो तो हम एम्पलीफायर से भी कर रहे थे, तो उसका ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत पड़ेगी,
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए इतनी बड़ी कहानी करनी और ट्रांसकॉपर कितना ज्यादा महंगा है। सोने चांदी के बाद में जो महंगा है वो क्या है, एल्यूमिनियम तो महंगा नहीं है ना, सोना चांदी और फिर तांबा ही महंगा, पता है वाली बात, तो जनरल चीज पड़ती है, ठीक है। एक तो तांबे के बर्तन है और एक स्टील का बर्तन है, तो कौन से वाले महंगे हैं, तांबे वाले महंगे हैं ना, घर में आपको स्टील के बर्तन मिलते हैं, ठीक है। अगर आप आपकी कूलर की वाइंडिंग खराब हो जाए, बड़ी मोटर फंस गई, तो मोटर में क्या है वो कॉइल है ना, तो अब आपको बोला जाता है कॉपर की वाइंडिंग है और एक एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है। तो आपको पता है कि अगर एक कॉपर की जो वाइंडिंग है वो 1500 रुपए की है और एल्यूमिनियम की वाइंडिंग आपको 800 रुपए की मिल जाएगी, बिल्कुल इतनी मिलती है, ठीक है। तो यानी वो चीज सस्ती है, ठीक है। तो कॉपर में, क्योंकि कॉपर जल्दी से गर्म नहीं, जल्दी से हीटअप नहीं, एसी लगा और वो जब हीटअप नहीं होगा तो बहुत दिनों तक काम करता रहेगा, समझ आ गया मेरी बात। तो कॉपर को हम इसलिए यूज करते हैं। अब उसमें भी इसके अंदर जैसे मैं बता रही हूँ, तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम है, ट्रांसफार्मर का काम ये हुआ कि ट्रांसफार्मर आपका दो टाइप का होगा, ठीक है। एक तो होगा स्टेप अप और एक होगा आपका स्टेप डाउन, ठीक है। अब अगर स्टेप अप है, मतलब स्टेप अप कर दिया, ये सारी कहानी जो स्टार्ट हो रही है वो इसके लिए होगी। अगर ये अप कर दे रहा, आपका मतलब उठा दे रहा, मतलब आपने जितनी वोल्टेज दी उस वोल्टेज को उसने उतनी ही फ्रीक्वेंसी पे और ज्यादा वोल्टेज को हाई कर दिया, और ज्यादा वोल्टेज को हाई कर दिया। मतलब आपकी यहाँ वोल्टेज सपोज आप मान लो कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे आपकी 100 वोल्ट थी, ऐसा मान, मैंने एसी सोर्स कनेक्ट किया 100 वोल्ट ऐसा मान, और आपकी आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है 400 वोल्ट 300 वोल्ट, ठीक है, 1000 वोल्ट ऐसा मान, आप इसको 1000 वोल्ट मान लो, जल्दी समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये 100 से एकदम 1000 हो गया, अप हो गई, मतलब आपको सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज मिल रही है वो आपको बढ़ानी, इसको बोलेंगे स्टेप अप। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स, समझ आ रही है बात। अब यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे 10 टर्न थे 10 टर्न थे, तो जिससे आपको 100 वोल्ट मिले, तो उसी कॉपर का ही तो आप सेकेंडरी वाइंडिंग की कॉइल बनाओगे, सेकेंडरी वाइंडिंग की तो कॉइल उसी से बनेगी। तो अगर यहाँ पे वो 10 टर्न से आपको 100 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके टर्न्स आ जाएंगे 100, 1 से लेके 100 टर्न, और इसका एक टर्न क्योंकि यहाँ पर 10 टर्न है, इसके एक टर्न से इसके 10 टर्न्स में फ्लक्स जनरेट होगा, लिख दो, समझ आ रही है मेरी बात। इसके एक, क्योंकि सारी कहानी तो फ्लक्स में ये जनरेट करेगा ना, और इससे इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, पहले ईएमएफ इसके अंदर जनरेट होगा, जैसे सिंपली आपकी कॉइल के अंदर ये इंडक्टर है, आपने इसको वो किया, ठीक है, और जैसे आपने सोर्स को इसको कनेक्ट किया, इससे चुंबकीय बल प्रवाहित होना शुरू, चुंबकीय रेखाएं, ठीक है, जिसकी वजह से चुंबकीय बल प्रवाहित होगा, जिसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको ऑफ भी कर देंगे, हमने देखा था, अब हमें क्या करना है कि इसके साथ में हम दूसरी कॉइल लेके आए, ठीक है, दूसरी कॉइल लाने पे क्या होगा कि अगर दूसरी कॉइल लाने पर इसके अंदर क्या होगी, करंट क्या हो जाएगी, प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। वो करंट किसलिए प्रवाहित होगी, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स क्या हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था, वो फ्लक्स बार-बार चेंज हो रहा था। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, कुछ और ना भी याद रहे, बेसिक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आप घर जाके एक बार चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लेना, आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। आपको ये याद रखना है कि किसी भी इंडक्टर में फ्लक्स तब प्रवाहित होता है, आपका फ्लक्स तब प्रवाहित होता है, करंट तब प्रवाहित होती है, करंट तब प्रवाहित होती है जब उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब आपका फ्लक्स बार-बार चेंज होता है, d∅dt। इसके अंदर इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करती है दैट इज d∅dt, ये तो सबको याद होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो यानी करंट कब फ्लो करेगी, जब आपका फ्लक्स चेंज होगा पर सेकंड। अगर आपका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, मैं कहूँ ये होगा, समझ लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए I = 5/T, ठीक है, तो सिर्फ करंट यही घूमती रहेगी, इसके अंदर ये तो काम करेगा, लेकिन वो क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो इंडक्शन प्रिंसिपल काम नहीं कर पाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, समझ आ रही है मेरी बात।
क्लियर है या नहीं है? और उससे क्या होगा, अगर एक चीज में कंटिन्यूअसली उसकी क्षमता से ज्यादा करंट क्या हो रहा है, प्रवाहित होता रहेगा, तो वो जो प्राइमरी कॉइल है बस करंट वहीं वहीं घूमती रहेगी, वो बहुत जल्दी हाई करंट अपनी क्षमता से ज्यादा हाई करंट उसके अंदर फ्लो करेगी, उसकी वजह से जल्दी गर्म हो जाएगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? वो तांबे के लिए बता रही, मैं लीड की बात नहीं कर रही। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे आप कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 10 टन थे और इसमें 100 थे, तो फ्लक्स कैसे जनरेट होगा, इसकी 1 2 3 4 अप टू 10, इसके 1 से 10 एक जो टर्न है वो इसके 10 टर्न को क्या करेगा, फ्लक्स से कम बनेगा। समझ आ गई मेरी बात? वो 10 को देगा, फिर दूसरा नेक्स्ट 10 को देगा, फिर तीसरा नेक्स्ट 10 को देगा, मतलब उसके अंदर जो करंट होगा, मतलब उसकी 10 टर्न्स इसके एक टर्न से कनेक्टेड है, ऐसे ही उल्टा हो जाएगा। अब मैंने कहा कि यहाँ पे सपोज हमने जो वैल्यू दी है वो मैंने 1000 वोल्ट ले ली, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ रहा है 500 वोल्ट, तो ये वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, आपका स्टेप डाउन, क्या यहाँ पे एक तरफ आपका स्टेप अप और एक आपका स्टेप डाउन, ठीक है। आपका ट्रांसफार्मर सबसे अच्छा कब काम करेगा, आपका जो ट्रांसफार्मर है सबसे बेस्ट तब काम करेगा जब आपका लिंक जो फ्लक्स लिंकेज है वो कितना प्रॉपर है। फ्लक्स लिंकेज का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग के सेकेंडरी वाइंडिंग से कितने बेटरली कनेक्टेड है, दैट इज द फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। अब क्योंकि हर चीज आप बार-बार खोल के नहीं बता सकते, एक्सप्लेन करके, सिर्फ फ्लक्स लिंकेज प्रॉपर होना चाहिए। आप सबसे बढ़िया पूछा कि कब ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा काम करेगा, तो आप जितना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स मतलब फाइव लिंकेज कनेक्टेड जुड़ा हुआ किसका, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच। समझ आ रही है मेरी बात? ये स्टेप ऑफ कोर्स कर लो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, इतनी बात तो सबको याद रह जाती है, वो ये पूछेगा क्या जब प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में हम स्टेप अप या स्टेप डाउन, मतलब जो भी हम वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं, क्या उस केस में फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। वोल्टेज आपकी वोल्टेज कम और ज्यादा हो रही है तो वैसे करंट भी कम और ज्यादा होगी, लेकिन ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी यही है, ट्रांसफार्मर का यही काम है कि जब वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का ट्रांसफर करता है अप या डाउन, स्टेप अप या स्टेप डाउन, दो में से कोई एक होगा, लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स है यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी आपने 60 हर्ट्ज पे दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पे ही आपको वो वोल्टेज बढ़ी हुई मिलेगी। मैं आपको वोल्टेज कम या ज्यादा मिलेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा रही हूँ, जरा वो आप देखिएगा, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ोगे ना सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि मैंने देखा कि बीटेक के टाइम बीटेक में बच्चे कर रहे थे उनको डायग्राम बनाना नहीं आता क्योंकि उनको फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं पता। फ्रीक्वेंसी इज जस्ट नथिंग, फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी साइकिल चेंज होगी। अब अगर आप ये कहो कि मतलब अपना एक्सिस को चेंज कर दिया, मतलब अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर दिया, अगर आप इसको प्लस करो तो ये माइनस क्वाड्रेंट है, ठीक है, साइकिल चेंज हुई। अगर कोई साइकिल यहाँ गई 0 से मैक्सिमम फिर 0 और फिर बढ़ गई तो इसने क्वाड्रेंट कहाँ चेंज किया, इसने क्वाड्रेंट नहीं चेंज किया। तो अगर मैं कहूँ दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, प्लस से माइनस फिर माइनस से फिर प्लस, प्लस से माइनस, मतलब कहने का मतलब हो गया कि अपनी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, ठीक है, पोलैरिटी को चेंज करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी को आप कैसे समझोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी। देखो मैंने कहा ऐसे समझते हैं कि मैंने योगेंद्र को कहा कि आपको कोई काम करना, ठीक है, वो काम करने के लिए इसने वो काम किया 1 मिनट में, इसने वो काम 10 बार किया, 1 मिनट में वो काम 10 बार किया, ठीक है, कोई छोटा सा काम मैंने कहा बाहर अंदर जो भी कुछ भी ऐसे मान लो, तो इसने वो काम 1 मिनट में या 1 सेकंड में मान लो 1 सेकंड में वो काम इसने 10 बार किया, और मैंने हमद को कहा तो हमद ने वही काम 1 सेकंड में 30 बार किया। तुमने कितनी बार किया? 10 बार। तुमने कितना किया? 30 बार। तो किसने ज्यादा किया? तुमने किया। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि देखो वोल्टेज ये वाली थी, आप यहाँ देख लो, मैं एक बात बता रही हूँ, तुम्हें जब कम्युनिकेशन पढ़ोगे ना प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, तब ये चीजें नहीं समझ आएंगी और फिर बहुत बेवकूफी लगती है कि आपने डायग्राम भी बनाया पर फ्रीक्वेंसी पे पूरा काम किया और आपको डायग्राम ही ना पता, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने या घटने का क्या मतलब।
अब अगर मैं कहूँ कि ये तो आपकी जनरल फ्रीक्वेंसी थी, मैंने कहा कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगी, तो वोल्टेज कम हो जाएगी, अगर ये 230 वोल्ट है तो इससे कमी आएगी, मैंने मान लिया कि 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट की जो ये ग्राफ एम्पलीट्यूड आप हमेशा वाई एक्सिस पे दिखाते हो, करंट पे वाई एक्सिस पे दिखाते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, ये देखिए, ये आपने इसे वोल्टेज लेवल को कम किया, ठीक है, वोल्टेज लेवल को कम किया है, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो बिल्कुल सेम रही है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप कहें कि मैम चलिए ये तो हमें समझ आ गया, आप ये बताइए कि अगर साइकिल चेंज ही हो एक जनरल समझने के लिए, तो उस जनरल को समझने के लिए आप क्या करोगे, वो फिर ग्राफ ऐसा देखिएगा, ऐसा, ये देखिए, समझ आ रही है बात, देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आपने एक एक फिर 2, ठीक है, फिर 3, और यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4, यू कैन नॉट इवन काउंट, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि जैसे आपको फैन लेके आते हो, जब एग्जॉस्ट लेके आते हो, किचन में एग्जॉस्ट वगैरह लेके रखते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि आरपीएम कितना है इसका, रेवोल्यूशन पर मिनट। आप देखना अगर आप कोई छोटी मोटी मसाजर मशीन या कोई आपकी ग्राइंडर घर पे जो होती है, उसमें हमेशा आरपीएम कहा जाता है, जितना ज्यादा आरपीएम होगा उतना ज्यादा क्या होगी, चीजें रेडी। अगर मैं कहूँ कि एक चीज का रेवोल्यूशन पर मिनट है, 1 मिनट में वो 60 बार घूमता है, ठीक है, एक ऐसे में, और भी आप छोड़ दो, आप ऐसे कर दो, आप 1 घंटे में ये 10 पेज पढ़ सकता है, और मैं कह रही हूँ आप 1 घंटे में 100 पेज पढ़ सकते हो, तो किसके, कौन जल्दी बुक को खत्म कर रहा है, आप जल्दी खत्म कर दो। तो कोई ग्राइंड करने की जो मशीन है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, या रोटेटरी पर मिनट, वैसे रेवोल्यूशन पर मिनट ही बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर वो रेवोल्यूशन पर मिनट 300 400 है, जितने ज्यादा रेवोल्यूशन पर मिनट होगी, ये पंखा जितनी तेज घूमेगा, ठीक है, जितनी तेज घूमेगा उतना ज्यादा आपको हवा मिलेगी, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही? तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब यही है कि वो 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स में कितना ज्यादा घूमेगा, समझ आ रही है मेरी बात? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के लिए 1-2 चीजें लिखिएगा, लिखिए फटाफट, जरा जल्दी से फटाफट लिखिएगा। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, बातें मत करो। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक एसी मशीन है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक एसी मशीन है जो एसी पोटेंशियल को बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए दूसरी कॉइल पर, सेकेंडरी कॉइल लिख लो, सेकेंडरी कॉइल पर ट्रांसफर करने के काम आती है, आगे लिखिएगा। ट्रांसफार्मर इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रेरण सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर इंडक्शन प्रिंसिपल या प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। आगे लिखिएगा, है, अरे तो प्रेरण का मतलब भी वो चुंबकीय से ही तो है। तुमने इलेक्ट्रिकल भी नहीं पढ़ी, मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल 1 भी नहीं पढ़ी शायद,
हिस्टैरिसीस लूप्स वगैरह देख लेना और ट्रांसफार्मर का रख ले। अब इसमें इंडक्शन पे काम ही इंडक्टर करेगा, वो काम ही चुंबकीय पाथ पर करता है, चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ होंगी ही नहीं वहां पर कुछ होगा ही। आप अगर इनको, इसका मतलब ये हो गया सुशील, आप कैसे इसका यहाँ समझ लो भाई, योगेंद्र मत बात करो। अभी क्या, अगर ऐसे ही अगर मैं यही होता कि वो चुंबकीय पाथ के चुंबकीय वर्ड यूज करना जरूरी होता, तो इसका मतलब मैं, क्योंकि आपका जो इंडक्टर है ना, आपका जो इंडक्टर है वो आपको कौन से मटेरियल से बनकर मिलता है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर मटेरियल में नहीं होती। जिसका आप रेजिस्टर जिस मटेरियल का बनाते हो उस मटेरियल का आप इंडक्टर नहीं बना सकते। समझ आए मेरी बात? जो आपके जो 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पढ़ाया था ना मैंने। तो उस मैग्नेटिक्स में भी आपका डिपेंड करता है कि आप ट्रांसफार्मर कौन सी का यूज करोगे। अब उसमें अगर आपने फेरोमैग्नेटिक लिया बहुत बढ़िया करेगा, अगर आपने पैरामैग्नेटिक ले लिया, आपने डायामैग्नेटिक ले लिया तो वो कम काम करेगा। तो उसका बना उस मटेरियल आपको बेसिकली, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ाए थे इसमें, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ऐसे बताया था। उसके अंदर उन मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैंने ये देखिए, जैसे आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब मैग्नेटिक में अगर ना याद हो तो फिर तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, क्योंकि यहां तक आप पढ़ के गए। मैग्नेटिक मटेरियल ये बताया था कि उसके अंदर आपका, जब भी आप किसी दो, अभी हम एसी डीसी सोर्स की बात ही नहीं कर रहे, जब भी आप उस मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे, यानी नॉर्थ और साउथ, दो चुंबक है आपके, अगर आप उसको नॉर्थ और साउथ को ऐसे रख रहे हो, नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होगा चुंबकीय बल रेखा। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब यहाँ पे आप कोई और मटेरियल लेके आओगे तो उस मटेरियल में भी क्या होगी, चुंबकीय, वो उनकी वजह से क्या होगी, विक्षेपित होगी। जो मैंने आपको बताया था कि आप घड़ी से निडल सुई से देखो तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर आपको कोई चुंबकीय सुई है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल है आपकी, वो नीडल आप इस चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके आओगे, तो आप अगर इसके पास लेके जा रहे हो तो क्या होगी, कभी बढ़ेगी, कभी डिफ्लेक्ट होगी, विक्षेपित होगी। यानी इसके, ये इसकी बनी है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है। मैग्नेटिक मटेरियल की बनने का मतलब है कोई ज्यादा विक्षेपित नहीं है, कोई चुंबक से यहाँ पे कोई चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी किसी मटेरियल की, अगर, क्योंकि चुंबक भी अलग उसकी बन रही है ना, तो अगर यहाँ पे सपोज ये अलग मटेरियल की चुंबक है और ये अलग मटेरियल की चुंबक है, ठीक है, या आप ये कहो कि ये दो पोल्स है, एक तो आपका क्या होगा, तांबे की कोई चीज आ गई, लोहे की, आप ऐसे समझो, आपने ये किया हुआ होगा, इसलिए मैं बताऊं, ये चुंबकीय, ये पोल्स हैं आपके, दो चुंबक हैं और दो चुंबक के बीच में इस एक चुंबक से एक तो आपने स्प्रिंग को कनेक्ट किया, समझ लीजिए, स्प्रिंग को कनेक्ट किया, और एक आपने चाबी को कनेक्ट किया, ठीक है। तो आप देखिएगा स्प्रिंग हल्का सा निकलने के बाद अपने आप गिर जाएगा, अगर हल्का सा भी आप पीछे लेके जाओगे। लेकिन अगर आपने उससे कोई सिक्का, कोई कॉइन कनेक्ट कर दिया तो वो कॉइन नहीं, आपको खींचना पड़ता है। इतनी बात तो सबने की होगी, बचपन में भी सबने किया होगा। तो उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट ये है कि देखो, एक तो आपका चुंबक आ गई, एक आपकी क्या आ गई, स्प्रिंग आ गई या कॉइन आ गया। तो चुंबक और कॉइन के बीच में चुंबकीय बल रेखा है, वो एक दूसरे को अटैच करती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होगी उतना ज्यादा आपका फ्लक्स होगा, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं आपकी जितना ज्यादा फ्लक्स होगा, और चेंजिंग फ्लक्स पर सेकंड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी करंट होगी, इतनी बात। अब इतनी बात तो सबको समझ आ गई। दूसरी बात समझते हैं, अगर स्प्रिंग था और एक कॉइन था, ठीक है, तो जैसे ये आपका मैग्नेट था और ये आपका कॉइन था और यहाँ पे आपका स्प्रिंग था, ये आप सेफ्टी पिन मानो, सेफ्टी पिन मानो, वो सबसे इजी, ठीक है। सेफ्टी पिन थोड़ी देर के बाद आप इजीली निकाल सकते हो, उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना। लेकिन अगर आपको चुंबक को या लोहे की चीज को कनेक्ट करना पड़े तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको डिटैच करने के लिए। उसका रीजन ये है कि ये जो कॉइन जिसका बना हुआ है, ये तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही बना है, तो मुझे पता है, ठीक है। इसमें चुंबकीय जो गुण है वो बहुत ज्यादा होते हैं, इजीली वो अडैप्ट कर लेता है। लेकिन जो कॉइन है और मैं पिन के अंदर सेफ्टी पिन जो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है, मैं उसको कंपेयर करूं
तो एल्यूमिनियम के अंदर जो चुंबकीय गुण है, जो चुंबकीय गुण है वो बहुत ज्यादा कम है, चुंबकीय जो गुण है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जितनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो सब मटेरियल्स में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण जरूर होता है। ठीक है, लेकिन वो चुंबकीय गुण किस तरीके से होता है वो आपको नहीं पता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी में तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े से में आते बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ में तो एक्साइटेड नहीं होते। तो ये जो आपके